मेरी आवाज की दुनिया के मेरे अजीज दोस्तों, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो यूनिक टेक्नो इंक्लूसिव जनरल अवेयरनेस फॉर ब्लाइंड पेश करता है संडे स्पेशल एक मुलाकात। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पेश खिदमत है संडे स्पेशल यासिर नूरानी और शगुफ्ता के साथ। जी हाँ दोस्तों, सुनिए प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात। मुझको दफना कर वो जब वापस जाएंगे, मुझको दफना कर वो जब वापस जाएंगे, साथ रकीबों के वो जश्न मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट यासिर नूरानी, संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 42 लेकर। आज भी है मेरे साथ होस्ट सईद शगुफ्ता। शगुफ्ता जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिर नूरानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बस अल्लाह का करम है। आप कैसी हो? बस मैं भी ठीक हूँ। बस क्या है, वही सिलसिला। हाँ, आज भी हमारा शख्सियत हमारे साथ है एक, क्योंकि हमारा यही मोटिव रहता है, अगर कोई हमारे प्रोग्राम में होते हैं इससे लोग कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आज भी हमने एक शख्सियत को दावत दी है जिनका नाम है अनुराग पाठक सर। तो आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। अनुराग पाठक सर, पता ही नहीं किया हमें कि वो आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। हाँ, आएंगे तो अब इनका खैर मकदम है। तो वेलकम है सर आपको इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार सभी को, चैनल के जितने भी श्रोता हैं तमाम श्रोताओं को सादर नमस्कार, और आप सभी को भी सादर नमस्कार और बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया। तो इस चैनल पर आने के लिए मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम इस संदर्भ में आप लोग इतना प्रयत्न कर रहे हैं और दृष्टिबाधित समाज को जगाने का जो प्रयत्न आप लोग एक YouTube चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। तो इसके लिए मैं आपको सादा धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे लिए भी बहुत ही ऐसी एक खुशी की बात है कि आप हमारे यहाँ आए, ये तो है ही। तो सर, अब हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पहले आपके बचपन के बारे में, फिर आपने जो भी किया जिंदगी में, अपनी लाइफ में, उसके बारे में। लेकिन पहले हम जानना चाहते हैं आपके बचपन के बारे में। कहाँ पे गुजरा आपका बचपन, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बताइए। मैं एक डिस्ट्रिक्ट महोबा है यूपी में, डिस्ट्रिक्ट महोबा में एक गांव है श्रीनगर। मैं उस एक छोटे से कस्बे से संबंध रखता हूँ और श्रीनगर में, डिस्ट्रिक्ट महोबा के गांव श्रीनगर में मेरा जन्म हुआ है और वहीं मेरा बचपन घूमा है, वहीं मेरा बचपन गुजरा है और वहीं की धूल में मैं पला बड़ा हुआ हूँ। जी। अच्छा, आप श्रीनगर के ही हैं, मतलब वहीं पे आपका मतलब आपका जन्म हुआ, वहीं पे ही? जी, वहीं पे आपका बचपन। अच्छा, जब तक मेरी शिक्षा शुरू नहीं हुई, अच्छा, तब तक मैं वहीं रहा। हालांकि अब मेरा जो परिवार है वो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट छतरपुर में रहता है, क्योंकि अब माता पिता केवल रहते थे श्रीनगर में, तो अब कोई नहीं रहता है वहाँ। सभी लोग जो है वो छतरपुर मध्य प्रदेश में सर्विस करते हैं। छतरपुर मध्य प्रदेश में हमारा मकान है, अब तो हमारे मकान है, तो वहीं अब मैं जब किसी को बताता हूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट छतरपुर में ही बताता हूँ, लेकिन वास्तव में मेरा बचपन जो है वो उस छोटे से कस्बे श्रीनगर में ही गुजरा है। अच्छा, फिर कहाँ तक, फिर उसके बाद, मतलब उसके बाद आप कहाँ गए वो तो पता है, बोला आपने, लेकिन पढ़ाई कहाँ से हुई, फिर उसके बाद किस स्कूल से? उसके बाद मैं बचपन में ऐसे ही बस खेलता रहा, कूदता रहा। खेलने कूदने का बचपन है वो आज भी याद आता है, वो कभी दिन लौटेंगे नहीं। उसके बाद मैंने कक्षा 1 से पढ़ाई शुरू की और भोपाल मध्य प्रदेश, क्योंकि
दृष्टिबाधितों के स्कूल उन दिनों बहुत कम हुआ करते थे, अब तो प्राइवेट बहुत ज्यादा खुल गए हैं। उन दिनों थोड़ा कम हुआ करते थे और मुख्य रूप से मेरे पिताजी को सरकारी स्कूल पर ज्यादा विश्वास था कि सरकारी स्कूल जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने सरकारी स्कूल में देखभाल शुरू की। फिर वो जबलपुर गए, जबलपुर में एक स्कूल था, वहां भी गए। फिर भोपाल में प्लान ये बना, क्योंकि भोपाल में मेरे फूफा जी रहते थे, मध्य प्रदेश भोपाल में। तो मेरे फूफा जी ने कहा कि यहाँ एक स्कूल है, यहाँ डालो और यहाँ हम भी थोड़ा सा देख रेख करते रहेंगे। तो फिर मैं भोपाल गया, बहुत मतलब कक्षा 1 से भोपाल गया। तो वहाँ मैंने पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, बीच बीच में फूफा जी भी वहीं रहते थे तो बीच बीच में आते रहते थे। हॉस्टल में मैंने पढ़ाई की। हाँ। तो शुरुआत से ही मैंने हॉस्टल में ही कदम रखा और हॉस्टल में रहकर ही मैंने पढ़ाई की। तो एक तरीके से कहें तो मेरा शुरुआती दौर ही आत्मनिर्भरता में बीता। हाँ। और आत्मनिर्भरता अपने आप को ऊपर उठाने के लिए बहुत आवश्यक है। आत्मनिर्भर ही होना चाहिए इंसान को, वो आगे बढ़ता है। जी। अच्छा सर, कि आप ब्लाइंड है, मतलब पार्शियली है या बाय बर्थ है या कुछ, क्या हुआ इसका ये बताओ। नहीं, मैं 100% ब्लाइंड हूँ। अच्छा, टोटली। अच्छा, टोटली ब्लाइंड हूँ। अच्छा, टोटली। और केवल सर्टिफिकेट में ही नहीं, वास्तविक रूप में भी। क्योंकि आजकल बहुत लोग सर्टिफिकेट में होते हैं, वास्तव में नहीं होते, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। अच्छा, आपके साथ ऐसा नहीं है। अच्छा सर, मतलब फिर हॉस्टल में आप रहे, फिर आप उसके बाद यूनिवर्सिटी भी आपने ज्वाइन किया होगा, जरूरी कि जबकि इतना पढ़ा कि पहले किस यूनिवर्सिटी में गए, फिर आप ये बताइए पहली कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी जिसमें आपने पढ़ाई की? मेरी पहली और अंतिम एक ही यूनिवर्सिटी है और वो यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की। हाँ, ये बात जरूर है कि 10वीं से मेरे मन में ये शुरू हो गया था, ये सोचना मैंने शुरू कर दिया था कि कैसे पढ़ाई की जाए, पढ़ाई के उद्देश्य क्या हों। पढ़ाई के उद्देश्य जब निर्धारित हुए तो फिर ये हुआ कि फिर किन क्षेत्रों में पढ़ाई की जाए। तो ये सब मैंने 10वीं, 11वीं, 12वीं में सोचा और फिर मैं 12वीं में फाइनल तय कर लिया। और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मुझे जाना ही था, क्योंकि शुरुआत से ही मेरी सारी पढ़ाई भोपाल में नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, मेरी 5वीं क्लास तक पढ़ाई भोपाल में हुई। हाँ। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया वापस। हाँ, दिल्ली आ गया, क्योंकि 5वीं क्लास तक मुझे थोड़ा सा मतलब देखभाल की जरूरत थी कि कोई थोड़ा सा मेरे पास आता रहे, मेरी देखभाल करता रहे। तो फिर मैंने 5वीं क्लास में सोचा कि मुझे इससे भी ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि अभी फूफा जी मुझे मेरी देखभाल कर रहे हैं। मेरी फूफा जी कब तक आते जाते रहेंगे, कब तक मेरी देखभाल करते रहेंगे। तो मुझे कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहां मैं बिल्कुल अकेला रहूं, जहां जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आत्मनिर्भरता का जो मंत्र, वो मैंने यहाँ भी मैंने सोचा कि अब मुझे और इसको प्रखर रूप से इस मंत्र को अपनाना चाहिए। और मैंने 5वीं क्लास के बाद 6th क्लास से मैंने दिल्ली में कदम रखा, यानी कि मैं दिल्ली में आ गया। और दिल्ली में मैंने एक स्कूल में पढ़ाई की, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की, बाल सदन के नाम से एक स्कूल है दिल्ली में। तो 6th क्लास से मैंने उसमें पढ़ाई की और उस बाल सदन स्कूल में मैंने 6th क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक मैंने वहीं किया। 10वीं और 12वीं बोर्ड होता था दिल्ली में, तो बोर्ड के एग्जाम भी दोनों वहीं दिए। और फिर क्योंकि 6th क्लास से मेरी पढ़ाई दिल्ली में हो रही थी, तो अब दिल्ली छोड़ करके, क्योंकि यहाँ तो लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो फिर मेरा दिल्ली छोड़कर जाना तो मेरी मूर्खता ही होती। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, क्योंकि दिल्ली में ही स्कूल में ही मैंने पढ़ाई की, तो अब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही सारी पढ़ाई करनी है। तो फिर मैंने BA ऑनर्स संस्कृत विशेष से किया और यहाँ से मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से
संस्कृत विशेष में BA ऑनर्स से। अच्छा, आपका सब्जेक्ट था संस्कृत, अपने सब्जेक्ट ही पकड़ा था संस्कृत? जी, BA में मैंने संस्कृत। अच्छा, बहुत अच्छा जी। तो आपने अभी कहा, मैंने मतलब आपके बारे में सुना गया है, आपने बहुत पढ़ा माशाल्लाह। तो 8th तक तो इंसान तो ब्रेल होता है, उसके बाद ऑडियो बुक्स। मगर यूनिवर्सिटी में आपने कैसे वो मेहनत किया है, मतलब याद रखने की, वो भी ब्लाइंड होकर, ये जरूरी हमें सुनना है, ये कैसे किया आपने? देखिए, जहाँ तक याद करने की बात है तो हम लोगों का जो याद करने का लेवल होता है, ये तो शुरुआत से ही हमें बहुत प्रखर बनाना पड़ता है। हाँ। ये शुरुआत से ही होता है, क्योंकि हम ब्रेल लिपि, हम लोगों की एक लिपि होती है, तो 5वीं तक हम उस लिपि को सीखते हैं। उस लिपि को सीखने के लिए भी हमें नंबर याद करने पड़ते हैं, जैसे नंबर 1 छोटा आ, 3 4 5 बड़ा आ, 2 4 छोटी ई, 3 5 बड़ी ई, इस तरह से नंबर होते हैं। आ ई ई उ ई के सारे नंबर। हाँ, हिंदी ब्रेल, हाँ, है ना, तो उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। हाँ। और वो नंबर हम याद करते हैं, क्योंकि फिर उन्हीं नंबरों के द्वारा फिर हम लिखते भी हैं। हम लोगों के लिखने का स्टाइल भी थोड़ा सा अलग होता है ब्रेल में, है ना। तो 5वीं तक मैंने ब्रेल सीखी, और उस ब्रेल के माध्यम से मैंने 8वीं तक जो है पढ़ के ब्रेल में पुस्तकें भी आती हैं। कई इस तरह के ब्रेल प्रेस हैं जो पुस्तकें छापते हैं ब्रेल में। हाँ, आते हैं किताबें ब्रेल में। और खास तौर पे कोर्स की पुस्तकें तो छपती ही हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जितनी साइटेड में जो पुस्तकें हैं वो सारी तो ब्रेल में नहीं आ पाई हैं, आज भी नहीं आ पाई हैं। लेकिन उतनी तो हैं ही जितनी कोर्स में लगी हैं। तो वो सारी पुस्तकें पढ़ के हम याद करते थे। और इसके अतिरिक्त 8वीं क्लास से, क्योंकि क्लास बड़ी थी, सारी चीजें याद तो नहीं कर सकते, तो सारी चीजें मतलब ऐसे पढ़ के याद नहीं कर सकते, तो हमने एक तरीका और अपनाया था रिकॉर्डिंग का। हाँ। उसमें क्या था कि लोग साइटेड बुक से रिकॉर्ड कर दिया करते थे, हम रीडर लगाया करते थे। रीडर जैसे पहले फ्लैट स्टॉक वगैरह। हाँ, टीचर्स के साथ साथ रीडर लगाया करते थे अपने हॉस्टल में रह करके। तो वो रीडर आते थे, वो रीडर रिकॉर्ड कर दिया करते थे जो भी बुक्स होती थी, तो उनको सुन करके हम याद करते थे। और ये सुन करके याद करने की जो प्रणाली है, ये प्रणाली हमारी अंतिम समय तक चलती आई है, और यही प्रणाली हमें इस शिखर तक ले आई है। और आज भी जो भी दृष्टिबाधित हैं उन सबको सुन करके जो ये सुनने की जो प्रणाली है, ये बहुत कामयाब होती है। और इसको याद करते हैं हम सब मतलब याद करते हैं। और देखिए, मैंने एक चीज, जब मैं आया यूनिवर्सिटी लेवल पर, जब मैं आया, तो फिर उसके बाद तो सुनकर के याद करने से ज्यादा सुनकर के समझने का समय था। हम सुनकर के किसी भी कोर्स को समझें और फिर उसको अपनी दृष्टि से लिखें। जब हम अपनी दृष्टि से लिखेंगे तभी हम क्योंकि अगर हम सुनकर के याद करके रट करके लिखेंगे तो वो रट्टा मार पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, हम रट्टा मार पढ़ाई कहते हैं। तो वो ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकती, है ना। तो अब अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें सुनकर के पहले उसको समझना होगा, पहले याद तो करना ही होगा, याद करने के बाद फिर समझना होगा उसको, समझ के फिर उसमें अपनी दृष्टि, अपनी छाप छोड़नी पड़ेगी। अपनी दृष्टि से जब हम एग्जाम में लिखेंगे तब हम मार्क्स का लेवल अच्छा ला पाएंगे। और यही जब मैंने सोच करके पढ़ाई की तो आज मैं इस स्तर पर हूँ, इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा सर। क्या दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात मेरे यासिर और शुगुफ्ता के साथ। तो आपसे जरूर ये रिक्वेस्ट किया जाएगा, कमेंट सेक्शन में इनके बारे में जरूर लिखिए। और साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट, और ये भी साथ साथ बोलिएगा कि हमने आज किन को आज यहाँ लाया था, किन हस्ती को। हाँ, आज के मेहमान है हमारे अनुराग पाठक साहब। तो सर जी, आप मुझे बताइए, अभी अपने फूफा जी का जिक्र किया है, तो ये मैंने पहली बार देखा है, एक ब्लाइंड के लिए एक फूफा सपोर्ट कर रहा है। तो उन्होंने आपके लिए क्या क्या सपोर्ट किया? और क्या समझ नहीं पाया मैं? जो आपका फूफा जी था, उन्होंने आपके लिए क्या क्या सपोर्ट किया पढ़ने के अलावा? फूफा जी ने सपोर्ट यही किया कि वो रहते थे भोपाल में ही रहते थे, और भोपाल में ही मैं पढ़ रहा था,
तो जैसे छुट्टियों में कभी आना, बीच बीच में कभी आना, देख जाना, है ना, और कभी कभी मुझे अपने घर में ले जाना। तो जैसे छुट्टियों में, जैसे शनिवार इतवार की छुट्टी होती थी तो मैं कभी कभी चला जाया करता था, और कभी कभी जो त्योहार के जो दिन होते थे, जैसे 3-4 दिन की छुट्टी हो गई तो उसमें मैं चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट शुरुआत में मिल जाता है। हाँ, और शुरुआत में अगर किसी को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट कहलाता है। हाँ, आगे के लिए वही काम आता है। सच्ची में आगे के लिए वही काम आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक नींव स्थापित करता है। हमें अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। मैंने कहीं लिखा है, मेरा एक मुक्तक है, मैंने लिखा है कि लय समरती कहानी की टूटे नहीं, आस पपीहे की स्वाति से छूटे नहीं, साथ होगर जरा सा हवा, साथ होगर जरा भी हवाओं का, तो अपनी तट से लहर कोई रूठे नहीं। वाह। तो हम अगर बुजुर्गों का, बड़ों का थोड़ा सा साथ अगर हमें मिल जाए शुरुआत में, तो फिर जब वो नींव बन जाती है, वो एक मजबूत नींव बन जाती है। वो मजबूत नींव एक बड़ा और ऊंचा भवन बनाने में बहुत सहायक होती है। ये सभी के लिए है, केवल हमारे लिए नहीं है। तो ये मैं सभी से इस चैनल के माध्यम से सभी बड़ों से और बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को थोड़ा सा सहारा दें, थोड़ा सा साथ दें, और उनकी रुचि को कभी ना मारें। उनकी जो रुचि है, उनकी यदि अच्छी रुचि, जो भी रुचि है, उस रुचि को सराहें और उस रुचि को आप साथ दें, उसका साथ, उन बच्चों का साथ दें, और उनकी रुचि, उनकी जो भी रुचि है, उस रुचि को कामयाब बनाएं, तो वो आगे जाकर के एक देश के बहुत बड़े नागरिक बन सकते हैं। अच्छा, इस वक्त आप सर क्या कर रहे हो प्रेजेंट में? वर्तमान में मैं राजभाषा अधिकारी हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में। हिंदी भाषा राजभाषा है, और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली में राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, जो आपके साथ जो बाकी कुलीग्स थे वो भी ब्लाइंड है या खाली आप ही ब्लाइंड? नहीं, वो भी मेरी जो धर्मपत्नी हैं, मेरी वाइफ हैं, वो भी ब्लाइंड हैं। वो भी टोटली ब्लाइंड हैं। अच्छा। तो इस चीज के अलावा आपकी जिंदगी में क्या क्या शौक रहा? मेरी जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा शौक लेखन का है। हाँ, लेखन। मैं साहित्य लेखन में बहुत रुचि रखता हूँ। साहित्य लेखन का शौक मेरा आज का नहीं है, 5वीं क्लास से मेरा साहित्य लेखन का शौक रहा है। 5वीं क्लास में मैंने 2-3 गीत लिखे थे, और वो मैंने खुद तो नहीं सुनाए, लेकिन दूसरों को दिए थे। जब दूसरों को दिए तो उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए, उससे फर्स्ट पुरस्कार प्राप्त किए। तो मेरा उत्साह बना कि वाह, मैं भी लिख सकता हूँ। तो वहां से मैंने लिखना शुरू किया, और आज मैं आपके आशीर्वाद से एक बहुत मतलब एक बड़े रचनाकार के रूप में देश में उभरा हूँ, और मंचों पर भी मैं हूँ। देश के सभी मंचों पर, लगभग देश के कई शहरों में जा चुका हूँ, और अभी कल ही मैं लखनऊ से लौटा हूँ कवि सम्मेलन के प्रोग्राम से। और YouTube पर भी अनुराग पाठक प्रबल के नाम से आप मुझे देख सकते हैं YouTube पर। तो आपका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, और टेलीग्राम चैनल की भी आपके यहाँ वो। हाँ जी। तो इस मौके पर कुछ शायर हमें सुनाइए, हम भी महसूस हो जाएंगे और साइमन भी महसूस हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, गूंजता जो नभ अज़ानों से वहीं महके हवन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, सब परस पर एक दूजे पर फिदा मिलते यहाँ, फूल जग में साथ ऐसे और फिर खिलते कहाँ, फूल जग में साथ ऐसे और फिर खिलते कहाँ, धन्य धूली माँ तेरी,
धन्य धूली माँ तेरी, करते तिलक पाते अमन, धन्य धूली। अच्छा सर, आपने नेट क्वालिफाई किया तो क्या लगा आपको उस टाइम? क्या आपने जाना होता कि मैं ऐसे बड़े होकर ऐसे बनूंगा, मुझे ऐसा ऐसा हो जाएगा मेरे साथ? बचपन मतलब कैसे जाना होगा आपने कि मैं ऐसे ऐसे बाद में मेरे साथ ऐसा होगा, ये बताइए। जी, मैंने नेट की जो सबसे हाई क्वालिटी होती है JRF, उसमें भी जो हाई क्वालिटी होती है JRF गोल्ड, JRF यानी कि नेट JRF गोल्ड कहते हैं उसको, कहा जा सकता है उसको, यानी कि नेट में जो 5वां स्थान पूरे इंडिया में मैंने हासिल किया 2012 के बैच में, तो उसको गोल्ड JRF उसको कहते हैं। तो ये इसमें तो ये तो लेक्चर के लिए, प्रोफेसर के लिए है, प्रोफेसर का उद्देश्य इसमें था। तो एक्चुअली मेरे जितने उद्देश्य निर्धारित मैंने किए ईश्वर की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से, मैं किसी भी जो उद्देश्य मैंने किए उसमें मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा हमेशा एक मंत्र रहा है आत्मनिर्भरता का, और वो आत्मनिर्भरता में इतना दृढ़ हो गया था मैं कि मैं जो सोचता था वो मैं कर सकता था। तो मेरा एक उद्देश्य बना कि मुझे एक अच्छी जॉब में जाना है। तो अच्छी जॉब में जाने के लिए फिर लोगों ने बताया कि आप प्रोफेसर में जा सकते हैं। तो प्रोफेसर के लिए मैंने नेट का एग्जाम दिया और उसमें मैंने गोल्ड JRF हासिल किया 2012 के बैच में। हालांकि उसके बाद मैं राजभाषा अधिकारी के रूप में बैंक में हूँ, प्रोफेसर में नहीं गया क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी। और फिर माता पिता ने कहा कि हालांकि ये जॉब करने का मेरा मन, ये जॉब इतनी बड़ी जॉब है, लेकिन जॉब करने का मेरा मन नहीं था क्योंकि मेरा उद्देश्य प्रोफेसर का ही था। लेकिन माता पिता ने कहा कि नहीं, आप जो है इसमें चले जाओ, फिर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमें विश्वास है लेकिन दूसरों को इतना विश्वास नहीं होता ना। तो माता पिता ने दबाव डाला थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर मैं राजभाषा विभाग में बैंक ऑफ बड़ौदा में लग गया। तो उसके बाद लेकिन यहाँ भी मेरा वो योग्यता तो यहाँ भी काम आ रही है, योग्यता तो कहीं भी हो काम आती है। वो तो है, जिसकी योग्यता होगी वो हर एक जगह काम आ सकती है। इंसान हर एक काम के योग्य होना चाहिए, वो मतलब कर सकता है जो नहीं। लेकिन आप तो पहले से इसके लिए प्रिपेयर्ड और रेडी थे, वो तो आप थे ही। हाँ। अच्छा सर, ये कि जब आपका मतलब नेट क्वालिफाई हुआ उस टाइम GPR जब वो जब आपने एग्जाम दिया उस टाइम मतलब JRF के उस टाइम क्या लगा आपको? मतलब ये मुझे आज ये करना है, ये होगा नहीं होगा, या क्या था आपके दिमाग में, क्या चल रहा था उस टाइम? देखिए, कश्मकश तो जिंदगी में चलती रहती है। जब हम कोई भी काम करते हैं शुरुआत में, जब हम कदम रखते हैं तो थोड़ा सा तो लगता ही है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा अधिकार कर्म में है, हमारा अधिकार फल में नहीं है। तो हमें ये मिल गया, ये तो हम तो ये नहीं सोच सकते जब तक हमें मिल ना जाए, है ना। तो कर्म हम करते हैं जब, तो फिर ये लगता है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं। लेकिन ये है कि मैंने हमेशा ये सोचा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बाद की बात है। अगर हम ये सोच करके कर्म ही ढीला कर देंगे तो फिर कैसे मिलेगा। यदि हमें घर पहुंचना है और घर पहुंचने के लिए हम कहीं से पैदल चल रहे हैं और पैदल चलते चलते हमें सोच लें पता नहीं हमें चलते चलते हमें घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसमें अगर हम चलने और हम ये सोच करके बैठ जाएं, तो हम ना चलें, तो फिर हम घर तक कैसे पहुंच पाएंगे। हमें चलना पड़ेगा ना उसके लिए, तो और उसके लिए चलना पड़ेगा। और उसके लिए जब हम चलेंगे तो निश्चित रूप से जब हम मन लगाकर चलेंगे, जब हम बिल्कुल कंटिन्यू कदम रखते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें घर मिलेगा जरूर। तो वही कर्म के संदर्भ में है कि हम कर्म अगर करते रहेंगे और मन लगाकर करते रहेंगे तो हमें वो उसको उद्देश्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, हमें बहुत आसानी से वो उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। बहुत आपने आसानी से सब कुछ किया, आसानी से सब कुछ निभाया भी। तो अच्छा सर, आप अपनी लाइफ में कितने खुश हैं अभी, ये बताएं, कितने खुश हैं अभी आप इस लाइफ में? देखिए अपनी लाइफ में
कितना खुश हूँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत व्यापक प्रश्न है। लेकिन ये है कि संतुष्ट हूँ, क्योंकि संतुष्टि, मुझे लगता है कि संतुष्टि रखनी चाहिए। तो इस लेवल पर संतुष्ट हूँ कि ठीक है, मुझे ठीक जो मैंने मेहनत की है उसका फल मुझे मिल रहा है या मिला है। और एक तरीके से और देखा जाए तो मैं संतुष्ट नहीं भी हूँ, क्योंकि अगर संतुष्टि मनुष्य को हो गई हाँ, तो वहीं व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। व्यक्ति को कभी भी जिंदगी में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा और आगे और आगे और आगे कुछ करते रहने की सोचनी चाहिए, और वही व्यक्ति एक बड़े ऊंचे शिखर तक पहुंच सकता है। हाँ, तो हाँ, मैं ये कहूं कि मैं संतुष्ट हूं, तो ये मेरी एक नकारात्मकता होगी। तो मैं कहूंगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। असंतुष्ट भी, असंतुष्ट भी है आप, संतुष्ट भी है आप। जी, संतुष्ट हूँ। संतुष्ट इसलिए हूँ कि ठीक है, अभी तक जो है वो है, लेकिन आगे भी हमें कुछ करना है। मैं अभी सब कुछ नहीं कर लिया है, इस बात से मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि मैंने सब कुछ कर लिया है। अभी मुझे ये लगता है कि मुझे आगे भी करना है, और आगे भी मैं प्रगति पथ पर आगे चलता रहूंगा। अच्छा जी। अच्छा, आपकी वाइफ क्या वो जॉब नहीं कर रही है? वो क्या है, वो नहीं कर रही, बताइए। वो भी टीचिंग में है। अच्छा, वो टीचिंग में है, टीचर है वो टीचर हैं। तो बहुत ही अच्छा। तो वो मतलब एजुकेशन में ही आप दोनों ने मतलब काम किया है? जी बिल्कुल, एजुकेशन में और आर्ट क्षेत्र में, आर्ट के अंतर्गत जो विषय होते हैं उनमें ही हम दोनों ने, साइंस विज्ञान में या साइंस में, कहीं गणित में, मैथ में हमने काम नहीं किया, हमने आर्ट क्षेत्र में काम किया है। आर्ट के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उनमें हम लोगों ने पढ़ाई की, और उन्हीं विषयों में हमने उपलब्धि हासिल की अभी तक। अच्छा, आपकी फैमिली में जो बच्चे हैं वो ठीक है? जी, आपकी फैमिली मतलब बच्चे होते हैं? हाँ, मेरे जो बच्चे हैं वो, मेरे बच्चे के एक बच्चा है। एक बच्चा, वो ठीक है? जी, तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल। पर बोलते हैं ना, हेरिडिटी होती है, वो कुछ बोलते हैं, इसीलिए कहा कि कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो कुछ नहीं। वो अभी छोटा है, हालांकि तो अभी वो पढ़ाई स्कूल में अभी गया है वो। अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी फैमिली। 2016 में मेरी शादी हुई है। अच्छा, 2016 में। अच्छा, 2016 में जी। तो सर, आप कुछ लास्ट का क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप उन ब्लाइंड के बारे में जो घरों से भी नहीं बाहर निकलते हैं, जो पता भी नहीं है कहाँ क्या है, कोनों में छुपे हैं, वो ब्लाइंड जो मतलब अनपढ़ बैठे हुए हैं घरों में, जिन्होंने कुछ देखा भी नहीं है, उनके बारे में, उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहते हैं, ये बताइए। ये जागरूकता की कमी है, और मैं सभी पेरेंट्स, जो भी दृष्टिबाधितों के जो भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि वो जागें। जागने का समय तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन अब भी जाग जाएं, है ना। और क्योंकि बिना पढ़े लिखे दृष्टिबाधित व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती, मुझे ये लगता है, क्योंकि वो क्या करेगा। देखिए, एक दृष्टिवान व्यक्ति तो किसी भी प्रकार से अपना जीवन चला सकता है ना। रिक्शा चला करके भी अपना जीवन चला सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पढ़े लिखे रिक्शे नहीं चलाते, पढ़े लिखे मैंने ऑटो वाले भी देखे हैं, ठीक है, मैंने MA पास ऑटो वाले भी देखे हैं, लेकिन वो फिर बात की बात है। लेकिन जो अनपढ़ रूप में जो दृष्टिवान लोग रिक्शा चलाते हैं, है ना, मिट्टी डाल करके मजदूरी का काम कर सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को, जो दृष्टिबाधित हैं, उन बच्चों को घर में रखे हुए हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को से क्या करवाएंगे। क्या वो कुछ कर सकते हैं, है ना। क्या वो मिट्टी डाल सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, क्या वो रिक्शा चला सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो। आप कुछ नहीं करवा सकते उनसे, वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आजकल मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल नकारा हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं कि यदि घर में बैठे बैठे
क्योंकि दृष्टिबाधितों की समस्या होती है। दृष्टिवान तो किसी भी प्रकार से अनपढ़ रहकर भी अपने आसपास के माहौल में घुल मिल सकता है, लेकिन दृष्टिबाधित बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने आसपास के माहौल में नहीं घुल मिल सकता, वो नहीं घुल मिल सकता, है ना। तो उसकी मानसिकता भी एक कल्पित टाइप की हो जाएगी। वो मतलब वो उसकी मानसिकता बिल्कुल एक तरीके से मैं कहूँ कि कम मानसिकता, जो जिसको मेंटली हम कह सकते हैं, मेंटली प्रॉब्लम, वो भी हो सकती है। तो इसीलिए जिन पेरेंट्स के बच्चे दृष्टिबाधित हैं, उन्हें जागने की जरूरत है और बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ करके ब्लाइंड के लिए आज के युग में बहुत सुविधाएं हैं, वो अपनी सुविधाओं के बल पर एक बहुत बड़ा शिखर हासिल कर सकते हैं। तो एक और सबसे बड़ी बात, देश के एक बड़े नागरिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं सरकार के सामने, और अपना जो इस देश को कुछ दे सकते हैं, वो बहुत कुछ दे सकते हैं। आज दृष्टिबाधित लोग जो हैं वो इतना दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए उनको जागना चाहिए और उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। हाँ, क्योंकि अब जैसे जो एडवाइजर हो, क्यों ना हो ऐसा, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे एडवाइस दिए हमें कि हमने याद रखा, कि ये भी सुना भी कि क्या क्या किया है अपनी लाइफ में, मतलब कितना स्ट्रगल। आप भी ब्लाइंड है ना जी, आप भी देखिए जीवन में स्ट्रगल तो हर जगह है, और जीवन में जो संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष का नाम है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप जीवन सही जी नहीं सकते। आपने जीवन जी लिया ये आप कह नहीं सकते। तो जीवन संघर्ष का ही नाम है, और संघर्ष केवल दृष्टिबाधितों के लिए ही नहीं, संघर्ष हर व्यक्ति के लिए है। और जिसने उस संघर्ष को पार करके जो जीवन को पार हो गया, जिसने जीवन पार कर लिया, वही शिखर तक पहुंचता है। आप किसी भी शिखरवान व्यक्ति को देख लें, उसने जरूर न किसी न किसी संघर्ष को उसने जरूर किया होगा, किसी न किसी संघर्ष से वो जरूर निकला होगा। अच्छा, इसी लास्ट क्वेश्चन में कुछ ऐड करना चाहती हूँ। ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि जब आप बैंक में काम करते हैं, मतलब आपको किसी साइटेड की मतलब नीड इसमें पड़ती है या नहीं? किसी साइटेड की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली जिस तरह से हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में जिस तरह से एक टॉक बैक होता है, उसी प्रकार से वहाँ भी एक जॉज होता है, जॉज कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर होता है। तो वो सॉफ्टवेयर हम सिस्टम पर डाल लेते हैं, कंप्यूटर पर डाल लेते हैं। तो आपके आसपास भी, आप भी शायद लैपटॉप जब चलाती होंगी तो जॉज को यूज करते हैं, है ना। तो वो जॉज जो है वो आप भी जानते हैं कि वो सारे ऑप्शन बताता है ना। हम जो भी ऑप्शन खोलते हैं, हम डेस्कटॉप खोलते हैं, किसी भी लाइब्रेरी खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, और हम कहीं भी बैंकिंग के जो भी बैंकिंग के जो भी मेल वगैरह होते हैं, जो भी खोलते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह होते हैं, एक्सेल होता है, वो सब बोलता है। और आप जब टाइप करते हैं, आप जब लिखते हैं, तो वो सब बोलता है कि आप क्या लिख रहे हैं, आप ABCD आप क्या लिख रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से जॉज डालने के बाद सिस्टम पर काम करने में फिर किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत किसी की नहीं होती है, और बहुत आसानी से हम काम कर सकते हैं सिस्टम पर। बहुत ही अच्छा। बैंकिंग में मेरे काम करने की यही प्रणाली है। बहुत ही अच्छा सर, क्योंकि पढ़ाई आपने ऐसा तो क्यों ना हो। तो बहुत ही अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने यहाँ आकर इतना कीमती समय वेस्ट किया हमारे लिए। क्या नहीं, बिल्कुल नहीं वेस्ट किया। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा किया चैनल पर बुला करके, बहुत सराहनीय योगदान है आपका सभी दृष्टिबाधितों के लिए। मैंने शुरुआत में भी आपके लिए इसके लिए आभार प्रकट किया, और अब भी करता हूँ। और आप जब भी बुलाते रहेंगे, हम निश्चित रूप से आते रहेंगे, और इस चैनल को प्रगति पथ पर हम बिल्कुल कोशिश करते रहेंगे कि ये बढ़े, और आप दिन प्रतिदिन नए नए प्रोग्राम्स दृष्टिबाधितों के संदर्भ में आप ऐसे ही आयोजित करते रहें। आप सभी का, जितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो यहाँ पर
अब मैं लास्ट 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिंदगी में ब्रेल ब्लाइंड लोगों ने कम कर दिया, इसका क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शुभता ने चेंज किया है तो हाँ, और ये आलस्य इतना, मैं ये कहूँ कि हम लोगों के लिए जहर है। हम सुन करके याद कर लेंगे, हम सुन करके पढ़ लेंगे, हम सुन करके सब कुछ कर लेंगे। आप सुनने पर इतने निर्भर हो गए हैं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है। हाँ वही है ना, वो है ना, आपने पढ़ना छोड़ दिया है। आप पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप सुन करके वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आपके दिल में कोई चीज पढ़ करके जितनी उतरेगी, आप सुन करके वो चीज उतनी दिल में नहीं उतार सकते। ये मैं निश्चित रूप से कहूंगा। और जो लोग इसीलिए, क्योंकि हम सुन करके पढ़ लेंगे, सुन करके सुन लेंगे, सुन करके सब कुछ कर लेंगे, इसीलिए ब्रेल कम तो हो गई है, लेकिन ये बहुत हानिकारक है। मैं सभी दृष्टिबाधितों से जो पढ़ सकते हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि वो अधिक से अधिक ब्रेल पुस्तकें पढ़ने में अपना दिमाग लगाएं, अधिक से अधिक ब्रेल पुस्तकें पढ़ें। क्योंकि ब्रेल पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो आप ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे और ज्यादा चीजों पर, ज्यादा विषयों पर अपनी दृष्टि बना पाएंगे। तो ब्रेल पढ़ना बहुत आवश्यक है। और ब्रेल इसलिए कम हो गई है क्योंकि सुनने के साधन बहुत ज्यादा आ गए हैं, है ना, सीडीज वगैरह आ गई हैं, या सुनने के मोबाइल्स वगैरह आ गए हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि हम सुन करके सब कुछ कर लेंगे, तो अब ब्रेल की क्या जरूरत है। लेकिन ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आज भी हम जो ब्रेल पढ़ करके पा सकते हैं, वो सुनने के किसी भी साधन से हम नहीं पा सकते। तो सर, आप यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर खुदा ने चाहे तब आपको फिर मौका दिया जाए। तब तक कीजिए मुझे यानी यासिर और शुगुप्ता को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, नमस्कार, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, आज का मुलाकात हो गया है पूरा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, जिस प्रोग्राम का नाम है संडे स्पेशल एक मुलाकात।